बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल और आज रमज़ान मुबारक का 13वां रोज़ा इफ्तार की जानिब हम बढ़ रहे हैं और रमज़ान मुबारक के खुसूसी नशियात प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ सहर सुहेब मौजूद हैं हमेशा की तरह और आज 13 रमज़ान जो है वो बड़ा एक अहम दिन है। बिल्कुल बहुत अहम दिन है और इसी दिन की मुनासिबत से हम बात भी करेंगे और आगाज हम अच्छी बात से करते हैं और अच्छी बात हदीस मुबारक बिल्कुल अल्लाह पाक के हुजूर नबी हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी नबी, उन्होंने फरमाया कि रमज़ान में अल्लाह का जिक्र करने वाले को बख्श दिया जाता है और इस महीने में अल्लाह से मांगने वाले को महरूम नहीं रखा जाता। कितनी बड़ी सादत है उन लोगों के लिए जो कि रमज़ान गुजार रहे हैं कि उनकी कोई दुआ रद्द नहीं होती और बख्श दिया जाता है, मुआफ़ कर दिया जाता है। तो ये अशरा ही मगफिरत का है मुदस्सिर। बिल्कुल, और आज प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे और हमेशा की तरह नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अब्बासी साहब, उनसे हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे और उसके बाद अल्लामा उमर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज 13 रमज़ान मुबारक के हवाले से बड़ी एक अहम गुफ्तगू होनी है। तो नाज़रीन, अब अशरा मगफ़िरत जारी है और खुशनसीब लोग रब को राज़ी करके अपनी मगफ़िरत का सामान जमा करने में मशगूल हैं। आज तारीख़ के आईने में देखें तो बहुत ही ख़ास दिन है। खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब फ़लस्तीन को फ़तह कर लिया गया तो 13 रमज़ानुल मुबारक 15 हिजरी को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़लस्तीन पहुँचे और शहर क़ुद्स की चाबियाँ आपको दी गईं। इस्लामी फ़ौज ने जब बैतुल मक़दस को मुहासरा किया तो हुक्मरान ने यह शर्त रखी कि अगर खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक ख़ुद तशरीफ़ लाएँ तो शहर लड़े बग़ैर इस्लामी फ़ौज के हवाले कर दिया जाएगा। यूं मशवरे के बाद इस शर्त को मान लिया गया और यरूशलेम किसी जंग के बगैर फतह हो गया। ये शर्त इसलिए रखी गई कि बाइबल में हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में ये पेशगोई थी कि बैतुल मक़दस उनके हाथों फतह होगा और आज इसी हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। इस्लामी स्कॉलर अल्लामा उमर फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और अल्लामा साहब, आज खुशकिस्मती ये भी है कि हज़रत उमर के बारे में बात होने जा रही है और आपका भी उमर है, यही मैं भी ये भी आपके लिए एक बड़ी सआदत है। ये बहुत अच्छी मेरे लिए भी एक बात है और मैं किसी भी फोरम पर बात करता हूँ तो नाम की निस्बतों से जो फ़र्क की बात करते हैं हम कि जब नाम किसी निस्बत वाले के साथ रखा जाए तो उसको फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होते हैं, कल्ब में तमानियत हासिल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर फ़ख्र करता हूँ कि मेरी वालिदा मोहतरमा ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इन बातों से इंस्पायर होकर उनकी निस्बत के साथ मेरी निस्बत को जोड़ा। अच्छा, यकीनी तौर पर फिर वो आपके साथ वाक़यात भी शेयर करती होंगी, इसकी ज़ाहिर है आपने खैर आपका खुद भी माशाल्लाह इल्म है, जो उनकी एक अदल परवरी थी जिसकी हम लोग बात करते हैं, जिसके वाक़यात पढ़ते हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर आप उस पर रोशनी डालें क्योंकि आज ख़ास दिन है तो जाहिर है हम तो यही कोशिश करेंगे कि इस नशिस्त में जितनी हो सके उनकी बात हो। 13 रमज़ानुल मुबारक ख़ास तौर पर तारीख़ इस्लामी का जो एक अहम तरीन दिन है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद रिसालत में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बशारतें तो पहले ही अता कर दी थी और यहाँ पर एक बहुत अहम तरीन जुज़ ये है कि जब खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये बैतुल मक़दस की सरज़मीन पर पहुँचे तो वहाँ ऐसा नहीं हुआ कि कत्ल गारतगिरी हो गई और जो आपके अदलो इंसाफ का एक बोलबाला था उसकी एक वाज़े मिसाल भी इस तारीख़ के आईने में हमें मिलती है कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा तौर पर बैतुल मक़दस फ़तह होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि वैसे इंसानी तारीख़ तो ये बताती है कि जब कोई शहर फ़तह होता है तो फ़ातेह अपनी फ़तह का जश्न मनाता है और ताकत का इजहार करता है और वो शहर बर्बाद होते हैं, शहर वालों के लेकिन वहाँ होते हैं। अगर आप देखें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत के पहलुओं को तो वहाँ पर भी बाकायदा तौर पर अमन व सलामती का उन्होंने एक वो अहद व पैमा तारीख़ के आईने में लिखा जिसे आज भी सुनहरी हरूफ में एक फ़ातेह की हैसियत से देखा जाता है। और यही एक इस्लाम का हुस्न है कि जब बशारत के तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्योंकि उस वक्त का वहाँ जो हुक्मरान था वो इस बात को जान चुका था कि ये ऐसे शख्स के हाथों ये बैतुल मक़दस फ़तह होगा जिसका नाम 3 हरफी होगा। अच्छा, जब ये नाम उसके पास पेश किया गया खलीफा के तौर पर तो वो ये जानकर अपनी किताब मुक़द्दस किताब की उस रोशनी में समझ गया कि अब हमारी लड़ाई
हमारा असलहा, हमारी ताकत, हमारी हिकमत काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ने इस फैसले को अज़ल में लिख दिया है और वो होकर ही रहेगा। यानी ये शहर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों से फतह होकर रहेगा। तो उसने पेशकश की कि इस खलीफा को यहाँ बुलाया जाए तो हम बग़ैर लड़े इस शहर को उनके हवाले कर देंगे। ये वो खूबसूरत बात है जिसके बाद हमें पता चलता है खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लश्कर के साथ मदीना तय्यबा से, जो कि सल्तनत इस्लामिया का दारुल खिलाफा है, यहाँ पर खलीफतुल मुस्लिमीन जो बाद में बने हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, उनको अपनी नियाबत में छोड़कर यहाँ बैतुल मक़दस हाजिर हुए। और उसके बाद इस्लाम ने वो सुनहरी हुरूफ, सुनहरी दौर देखा कि वहाँ पर उस जगह पर खलीफतुल मुस्लिमीन ने सजदा किया और इस्लाम के झंडे को बुलंद किया कि जहाँ आज हम जहाँ के हालात सुन रहे हैं और हमारा दिल जो है वो सौ आंसू रो रहा है। मेरा ख्याल है सबसे लंबा दौर भी इन्हीं का था और इसी में इस्लाम की एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा इसी दौर में हुई। फिर जाहिर है इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना, मईशत के मामलात देखना, ये सारा कुछ जाहिर है फतुहात भी ज्यादा इन्हीं के दौर में हम लोगों को। हुज़ूर सलाम ने जो एक फलाही रियासत और एक बाकायदा तौर पर रियासत मदीना का एक जो मैनिफेस्टो दिया था, उसकी बाकायदा तौर पर आप देखें तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में वो सारी की सारी चीज़ें यके बाद दीगरे होती चले गईं और फतुहात का जो बड़ा सिलसिला है वो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शुरू हुआ। वो कैसर व कसरा हो या वो शाम हो या वो फ़लस्तीन के वो शहर हों कि जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसके लिए पहले ही बशारत अता फरमा दी थी, यहाँ तक कि 22 लाख मुरब्बा मील जो इस्लामी सल्तनत, ये एक ऐदा जो ऐदो पैमा के हवाले से कह लें कि रकबे के हवाले से एक मोहतात अंदाज़ा है। और मौर्रखीन कहते हैं इससे भी ज़्यादा दूर तक ये सल्तनत का जो है वो तूल अर्ज़ में फैला हुआ था। और बुनियादी यही है कि बुनियादी तौर पर बात यही है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो तसलसल और वो 12 साला वो इक़्तिदार का दौर, जिसमें अमन व सलामती, जिसमें अदल व इंसाफ, जिसमें फलाह व बहबूद और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो काम हुए हैं और रियासत के अंदर रिफॉर्म्स का इदारों के बनाए जाने का वो आज तक निज़ाम जो है वो कायम दायम होता है। आपकी गुफ्तगू से मुझे माइकल हार्ट की बुक वो याद आती जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले उन्होंने रखा। उसमें भी हज़रत उमर फ़ारूक को एक हुक्मरान के तौर पर कि किस तरह से एक रिफॉर्म्स करने वाला हुक्मरान इस मुसलमानों के खलीफा के तौर पर सामने आया और क्या क्या चीज़ें उन्होंने की। तो मुझे वो आपकी बात है, एक तरफ तो हम उनके बतौर अमीरुल मोमिनीन इज़्ज़त एहतराम जो यकीनी तौर पर हमारे माँ बाप कुर्बान वो करते हैं, लेकिन बहसियत हुक्मरान जो उनके काम थे और जिस तरह से चीज़ों को सल्तनत को चलाने का वो भी एक मिसाली अलामा साहब। एक शख्सियत में कुछ औसाफ ऐसे होते हैं जिनके मुख्तलिफ पहलुओं का जब हम उस पर नज़र करते हैं तो बहुत सारी कैफियत झलकती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो शख्सियत है कि आपने सिर्फ ज़मीन को फ़तह नहीं किया बल्कि लोगों के दिलों को भी फ़तह किया। ये एक बहुत अहम तरीन बात है कि आप अगर इस पहलू में देखें तो आज हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जगह ज़्यादा हो जाए, एरिया बढ़ जाए, ये भी फ़तह हो जाए, ये भले नुकसान होता हो। असल में इसके पीछे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो तरबियत और वो रियासत, ख्वाहिश भी कि या अल्लाह मेरे बाद मैंने मुझे उम्र अता कर जी है या तो वो उम्र अता किया गया ना अल्लाह ताला। बिल्कुल दीन के जो है वो दीन की सरबुलंदी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से वो इस तरह हुई कि आप देखेंगे जितनी बड़ी बड़ी उस वक्त की रियासतें थी, सुपर पावर थी, उन्होंने एक मॉडल रियासत के तौर पर एक इस्लामी रियासत का अगर कहीं पैगाम देखना है और इसके अंदर कवानीन का इजरा, एक होता है निज़ाम बनाना, जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों का निज़ाम मौजूद है बिल्कुल, लेकिन उस पर इजरा जो है कवानीन का ये इसके अंदर हमारी नाकामी नजर आती है। मैं चाहूँगी थोड़ा सा अगर मलामा साहब आप थोड़ा सा तकाबुल करें कि जाहिर है कि वही हस्तियां हैं कि जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिनकी जाहिर है नक्शे कदम पर हमें चलना भी है, जो तालीमात है। आज का हुक्मरान क्या वैसे अमल कर रहा है या फिर क्या हम इस्लाम से दूर हो गए हैं या हम समझना नहीं चाहते? जो मसाइल अब हैं जाहिर है ये हमारे पैदा किए हुए हैं, हम लोगों में वो एहसास, वो जिम्मेदारी अब वो नहीं नजर आती जो होनी चाहिए थी। बुनियादी तौर पर अगर हुक्मरान की हैसियत से
अगर हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत को देखें तो वाज़े तौर पर जो हुक्मरान एक बेहतरीन हुक्मरान के औसाफ हैं वो आप में नज़र आते हैं, और उसमें बुनियादी चीज़ यही है कि अदल व इंसाफ और बुनियादी चीज़ों की फरहमी, यानी रियासत के अंदर जब बुनियादी हुकूक पामाल होना शुरू होते हैं तो वहीं से महरूमियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। रियासत के अंदर किसी शख्स की इज़्ज़त व जान व माल का तहफ़्फ़ुज़, उसके घर बार का तहफ़्फ़ुज़, उसकी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़, ये उसके बुनियादी वो जिम्मेदारियाँ हैं जो हुक्मरान को अदा करना ज़रूरी है। आज मैं और आप अगर अपनी रियासत में देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा हिजान नज़र आता है, यानी हम अपने आप को अगर कहीं महफूज नहीं समझ रहे तो उसकी वजह क्या है? कवानीन का ना होना नहीं है, बल्कि कवानीन का बाकायदा तौर पर उस पर अमल दरामद ना होना है। तो इसी चीज़ को हम देखें तो इस पैराए में हमारे मुल्क के कवानीन बहुत बेहतरीन है, यानी एक बुनियादी तौर पर ऊपर से लेकर नीचे तक एक तबकाती निज़ाम के हुकूक की बात तो की गई है, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि आज मौजूदा दौर में हुक्मरान उस निज़ाम को अमली तौर पर नाफिज करें। तो उसके लिए बड़ा आसान है अल्लामा साहब के वो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के उस मामलात पर अमल करें जिस तरीके से रियासत हज़रत उमर फ़ारूक ने चलाई है, दीगर अमीरुल मोमिनीन ने चलाई है, तो मेरा ख्याल है आसान, हमारे पास तो फॉर्मूला है ना, अमल तो वहाँ पे करना है। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। वक्त की बड़ी कमी है। वेलकम बैक। यौम पाकिस्तान के मौके पर सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में सिविल एजाज़ात देने की तकारीब हुई। कराची में गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी, पंजाब में गवर्नर बलीगुर रहमान और कायम मकाम गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल खालिक अचकज़ई ने मुख्तलिफ शख्सियात को एजाज़ात दिए। बड़ी एक तवील फहरिस्त है जिन लोगों को एजाज़ात से नवाजा गया है, लेकिन बहुत से ऐसे एजाज़ात के लोग हैं जो शायद इससे बहुत मुबर्रा हैं, बहुत माबरा हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बानी अख़ुवत फाउंडेशन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी खिदमात, आपका काम किसी भी एजाज़ से बहुत बढ़कर, हम तो एक साल हो गए कि इस सारे अमल को देख रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं, लेकिन इन एजाज़ात के साथ साथ ये जो काम है आप समझते हैं जब ये मिल जाता है तो और ज़्यादा वो होता है कि हाँ हम जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सराहा भी जा रहा है। मैं तो समझता हूँ कि नेकी का हर काम बज़ात खुद नेकी एक अवार्ड है। तो दूसरा ये है कि अगर कोई अच्छा काम किया जाए तो ये काम आपका फर्ज होता है। खुदा हमसे यही तवक्को रखता है कि किस मकसद क्या है इंसान की तख्लीक का, खुदा की बंदगी और उसके बंदों की खिदमत। तो ये एजाज़ जो है असल में अगर अल्लाह की अदालत में जाके मिले तो फिर ही ये बड़ा एजाज़ बनता है। बहरहाल दुनिया में भी अगर इसको अप्रिशिएट किया जाए तो उसको इस तरह से देखना चाहिए कि इससे दूसरे लोगों की हौसला अफजाई होगी, किसी को मोटिवेशन मिलेगी, किसी के दिल पे दस्तक होगी, कोई और भी गुर्बत के अंधेरों में रोशनी की शम्मा लेके निकलेगा और कोई और भी आवाज़ बुलंद करेगा। तो फिर ये पूरे उस अदारे के लिए भी एक एहसास होता है कि हाँ हम सब मिलके काम कर रहे हैं, तो मुआशरे ने हमें रिकग्नाइज किया है। तो ये मेरा खुद ज़ाती एजाज हरगिज़ नहीं, पूरी टीम का एजाज होता है, एक एक शख्स मिलके अदारा जो है वो बनता है। और फिर मैं समझता हूँ ये एजाज उस मुआशरे का भी है कि जिसने नेकी के कामों के लिए तावन किया। आप इस आवाज को दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, आपके तवस्सुल से लाखों लोग इस बात को सुन रहे हैं। तो यूं ये इस तरह से ये एजाज आपका भी है। आप 20 साल से आपने तज़किरा किया कि हम ये बात कर रहे हैं और आप इस बात को आगे पहुंचा रहे हैं। तो इस हवाले से आप भी इस एजाज के और इस रिकग्निशन के। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब मैं आपसे बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि देखिए काम तो कोई भी आसान नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मैंने जितने लोगों से बात की ना जो समाजी खिदमत करते हैं या फिर इस तरह के इदारे चला रहे हैं या उनको हेड कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ऐसी फाउंडेशंस को चलाना एक जिहाद है। तो ये समाजी खिदमत क्या वाकई पाकिस्तान में बड़ी खिदमत मुश्किल हो गई है? जी एक हद तक उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो बहुत से लोग शक करते हैं कि ये लोग
समाजी खिदमत कर क्यों रहे हैं, इनका अपना एजेंडा क्या है। शायद ये इक़्तिदार के सिंहासन पर पहुंचना चाहते हैं, या शायद ये अपनी नामो नबूद के लिए कर रहे हैं, या शायद ये इनको कोई माली मनफियत है। तो सबसे पहले तो लोगों को ये यकीन दिलाना कि नहीं, ये अल्लाह की रजा के लिए है। इसके बाद फिर और बहुत सारे मसाइल हैं कि आप किस तरीके से अपनी दयानत और अमानत को इंश्योर करें, लोगों को क्रेडिबिलिटी कैसे अपनी बताएं, और किस तरीके से आप उनको कन्विंस करें कि आप बेहतरीन काम करना चाहते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं रेगुलेटर्स की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ की तरफ से, और हमारे बदकिस्मती से पेचीदा है मामलात गवर्नेंस के, तो उस हवाले से भी कई किस्म के उलझने, उनको हर रोज़ हमें उसके लिए अपनी यानी एनर्जी जो हमारी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ होनी चाहिए, वो इस किस्म के कामों में लग जाती है। फिर आप देखते हैं कि सिक्योरिटी की सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मैं एक इस पे तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन बहरहाल ये चीजें भी आपके काम पर, आपके हजारों मुलाजिमीन पर। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे यहाँ जानना चाहूंगा, आप मछली खिलाने से ज्यादा मछली पकड़ने का काम कर रहे होते हैं। अब आप एजुकेशन के ऊपर बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, तो जो कर्ज हसना का आपका काम है, हर बंदा कराची में मैं जिससे बात करता हूँ, डॉक्टर साहब ने हमें ये फॉर्मूला दिया कि ऐसा हो सकता है। ये पूरी दुनिया में बिल्कुल एक मुनफरिद सा काम जो खुबत फाउंडेशन लोगों को, और कई सालों से 2 दहाइयाँ गुजर गई, वो कर रहे हैं। सर, ये काम वाकई इतना कामयाब फॉर्मूला है, तो ये रियासत के अंदर इस तरह क्यों नहीं फैलाया जा पा रहा? कर्ज हसना से लोग आपने खड़े किए, मैंने तो खुद वो केसेस देखे हैं जो इस वक्त कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। ये देखिए, बात है ना कि एनजीओज का काम जो होता है ना, वो होता है एक मॉडल क्रिएट करना जी। उसको स्केल पे ले जाने के लिए पब्लिक सेक्टर आता है या प्राइवेट सेक्टर आता है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 20-22 बरस की मेहनत के बाद एक इस मॉडल को एस्टेब्लिश किया है कि हाँ, मस्जिद में बैठ के, चर्च में बैठ के, मंदिर में बैठ के लोगों की खिदमत हो सकती है, बगैर सूद के कर्जा दिया जा सकता है, बगैर सूद के मईशत तामीर की जा सकती है, लेने वाले देने वाले बन सकते हैं। 200-250 अरब की रकम गई जाती है और 99.9% की शरह से वापस आती है, और फिर जो आज बोरोवर है वो कल को डोनर भी बन सकता है। इज्जत नफ्स के साथ ये मुआशरा जो है वो जिंदा रह सकता है। तो बहुत सारे सबक हैं जो हमने सीखे हैं। तो हमें हुकूमत की एक हद तक मदद मिलती है, कभी कभार कोई अच्छा प्रोजेक्ट हुकूमत हमारे कोलैबोरेशन के साथ करती है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पे, जैसे मैंने आपको कहा ना कि स्केल पे लेके जाना है, इस पाकिस्तान में 1 करोड़ लोगों को जो है वो कम से कम 1 करोड़ लोगों को छोटे कर्जों की जरूरत है। कम से कम 40-50 लाख लोग ऐसे हैं जिनको घरों की जरूरत है। तो हमारा ये जो मॉडल है हमने पेश करते हैं हुकूमत को। उम्मीद है कि इस दफा हुकूमत, चले जी, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए डॉक्टर अमजद, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग ये सोच रखते हैं और हुकूमत भी इस पर कुछ ना कुछ आगे आने वाले वक्त में करे। आप हमारे इस वक्त अहमद शाह साहब में ज्वाइन किया है, जो कि साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध हैं, उनको भी ये सिविल एजाज से कराची के जो हैं वो सदर हैं, और हमेशा की तरह बड़ा काम उन्होंने, हमने देखा कि पिछले उनके वजारत इत्तलात और उससे पहले स्पेशली वो लाहौर तक, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों तक, कराची से लेकर गए हैं। तो अहमद शाह साहब को भी बड़ा एक काम है आर्ट्स के अंदर, फ़नून लतीफ़ा में। तो अहमद शाह साहब, एक तो आपको मुबारकबाद, एजाज़ात ऐसे लोगों को जैसे डॉक्टर अमजद साकिब और आप जैसे को मिले तो एजाज़ का भी मर्तबा बढ़ जाता है। अहमद शाह साहब, इस वक्त फ़नकार का और फ़न का जो कदरदानी है वो माजी की निस्बत आज से 25-30 साल पहले वो बड़ी बेहतर हो चुकी है, इसमें आपका बड़ा हाथ है। कैसा महसूस करें जब आपको एजाज़ मिला सर? नहीं, पहले तो मैं डॉक्टर अमजद साकिब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे दोस्त भी हैं और इस सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं जी। तो उनको मैं इंतहा मुबारकबाद, क्योंकि वो काम बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जी। हमारा काम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस काम की जो अहमियत है, इम्पोर्टेंस है, आम तौर पे हुकूमतों की समझ में नहीं आती है कि जो कल्चर है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो एक तरह से फेडरेशन को मजबूत करने के भी काम आ सकती है। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, ये कोई जर्मनी या चाइना की तरह का मुल्क नहीं है कि जहाँ एक ही जबान बोलने वाले रहते हों। अभी कल ही हमने 23 मार्च मनाया, तो 4 फेडरेटिंग यूनिट्स को मिला के एक मुल्क बना है। उनकी अपनी अपनी सकाफतें हैं, अपनी ज़बानें हैं,
अपना कल्चर है, अपनी मौसीकी है। तो बहुत ज़रूरत इस बात की है कि कल्चरल एक्टिविज़म के लिए पाकिस्तान में तमाम बसने वाले जो लोग हैं, उनकी ज़बानों को, उनकी तहजीब को, उनकी सकाफत को हम प्रिजर्व भी करें, उनके हेरिटेज को रिस्टोर भी करें और उनके दरमियान इंटरेक्शन हो। पश्तून, बलोच, सराइकी, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, कश्मीर के लोग, सिंधी, तो ये कल्चर ही इन्हें किसी एक मजहब पे, किसी एक मरकज पे जमा कर सकता है। उसी सिलसिले में हम अपने फेस्टिवल्स और कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में करते हैं। नहीं तो शाह साहब ये बता कि अभी जैसे कि आपने कहा कि हुकूमतों को भी ये समझने की जरूरत है कि कल्चर एक्टिविज्म के बगैर ये मुमकिन नहीं है कि सब एक मरकज पर इकट्ठे हो सकते हैं। क्या वजह है कि इस चीज को सरफे नजर किया गया या जैसे होना चाहिए था काम वैसे ना हो सका? इसकी वजूहात आप क्या समझते हैं? ये मिजाज हमारे यहाँ ऐसा नहीं है और दूसरी बदकिस्मती से हम ज्यादातर पिछले बहुत अरसे से फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार रहे। तो हुकूमतों के जो मेजर इशू रहे वो इकॉनमी को रिस्टोर करना या महंगाई पे काबू पाना या बेरोजगारी पे काबू पाना और इस तरह की चीजें नहीं। और तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक में कल्चर की पजीराई होती है या कल्चर को अहमियत दी जाती है, वो बदकिस्मती से नहीं हो पाई है। तो मैं समझता हूँ कि अभी का हमारी जो खिदमात हैं इनको एक्नॉलेज करने का भी मतलब यही है कि हुकूमतों को इस बात का कुछ एहसास हो चला है कि इसकी अहमियत क्या है। मैंने अमेरिका में भी जाके कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और हम कल्चर डिप्लोमेसी भी करते हैं। तो जो भी हमारी दुनिया भर में एम्बेसडर्स हैं, काउंसिल जनरल्स हैं, अताची हैं, वो अपना काम इतने बेहतर तौर पे जी बिल्कुल ये शाह साहब ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि कल्चर से ही जो है वो कौमों की पहचान भी हो रही होती है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, आज प्रोग्राम में भी हम कोशिश करते हैं कि आप जैसे जो लोग हैं वो काम कर रहे होते हैं, हम खुद अपने तई ये कोशिश करते हैं लोगों से रिक्वेस्ट की जाए, अपील की जाए कि वो ऐसे इदारों की मदद करें। और अखुवत फाउंडेशन बहुत मैंने करीब से देखा है ज़माने तालिब इल्मी से, उसका कि कमाल वो काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा एक तो आप ख़ुद भी लोगों से कहिए कि अखुवत का हिस्सा वो किसी न किसी तरह से वो बने। दूसरा, ये लोगों का पाकिस्तान में जो रवैया है कि जो काम कर रहा होता है इदारे, वो वाकई सर इतने क्राइसिस फाइनेंशियल के बावजूद भी आपके इदारे इन पाकिस्तानियों की वजह से चल रहे हैं और आसानी से चल रहे हैं? आप अखुवत के साथ शामिल हो जाए, हमें खुशी होगी। हम आपकी जो भी कंट्रीब्यूशन होगी वो इस मुल्क के जो मुस्तहिक घरानों तक पहुंचाएंगे, इज्जत नफ्स के साथ कर्ज हसन देंगे और कारोबार में आगे बढ़ने की मदद देंगे। लेकिन मैं एक और बात भी कहता हूँ कि हर शख्स अपनी अखुवत क्यों नहीं बना लेता। मवाखाद मदीना जो है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हम सबके लिए है जी। अगर आधा पाकिस्तान जो बाहैसियत है, खुशहाल है, आधे पाकिस्तान को जो पीछे रह गया है अपना दोस्त साथी बना ले, तो वो दोनों तबके मुआशरे के वो ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे। एक शख्स को अपना दोस्त समझते हुए उसे कर्ज हसन दे दे, उसके बच्चे को तालीम दे दे, तो ये मुआशरा खूबसूरत हो सकता है। तो हमारा पैगाम दोनों तरह से है। आप अपने तौर पर भी किसी के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम कर लें, हमारे तवज्जुह से भी काम कर लें। और दूसरी बात जो आपने कही कि मुश्किलात तो हर जगह आती हैं, कौन सा काम है जो मुश्किल नहीं होता। अल्लाह ताला कभी खुद इम्तिहान लेता है और कभी इस इम्तिहान में सुरखरू भी यकीनन करता है, बशर्ते के इखलास हो, बशर्ते के जुस्तजू और इश्क हो अपने मकसद से। तो जो भी काम शुरू किया जाए वो फिर उसके बाद उसके नताइज से बेखबर होकर अगर आपको यकीन है उस काम की अजमत पर, तो फिर वो करते रहना चाहिए। हमारे सामने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि इब्तिदा में कितनी मुश्किलात आई, लेकिन बहरहाल फिर सारी की सारी जो खुदा की रहमतों के खजाने हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो हम इन मुश्किलात से घबराते नहीं हैं। वो जो किसी ने कहा ना कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कितने लोगों का हौसला है। तो हम फिर कैसे थक सकते हैं जब इतने लोगों को खुशी मिलती है, वो दुआ देते हैं, वो मुस्कुरा के देखते हैं और उनके जो आंसू जो है वो खुश्क होते हैं।
तो यही हमारे लिए अवार्ड है, यही हमारे लिए। बिल्कुल आपने वजह फरमाया। बिल्कुल अमजद साहब, बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं चाहूंगी शाह साहब आप भी, जाहिर है आप समाजी खिदमात के तरफ में आपको माशाल्लाह इतने बड़े अवार्ड से नवाजा गया है, तो हम तो चाहते हैं कि आपसे जितना हो सके सीखें। तो इस प्लेटफॉर्म के तवसुत से अगर आप कोई भी पैगाम देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को या फिर पाकिस्तान से बाहर बैठे मुसलमानों को, तो आप दे सकते हैं। नहीं, मेरा तो पैगाम यही है कि जिस तरह के भी नामसाइद हालात हों, आप दुनिया भर में कहीं भी चले जाएं तो आपको एक सेकंड रेट सिटीजन के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो ये हमारा अपना मुल्क है और इसका कर्ज हमें अदा करना है और इसके लिए हम सबको काम करना है और उसी से इंशाल्लाह ये मुल्क बेहतर होगा। तो मेरा तो यही पैगाम है कि अच्छे हालात हों या बुरे हालात हों, इसी मुल्क के साथ रहना है, अपनी धरती में रहना है और इसी के लिए काम करना है। बस इतनी सी बात है। तो मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। बिल्कुल, ये जो है वो बड़ा ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा आखिर में आप जानिब से पाकिस्तानियों के लिए, ये जो नौजवान हैं नाउमीदी सी बड़ी बढ़ गई है, को पैगाम आप देना चाहेंगे? हमने तो आपके वहाँ से नाउमीदियों से उम्मीद बनते हुए और उम्मीद के दिए जलते हुए देखे हैं, क्या नौजवानों को आप पैगाम देंगे डॉक्टर साहब? पैगाम तो यही है कि जब तक मेरा रब है मैं नाउमीद कैसे हो सकता हूँ। हर रोज सूरज शुरू होता है तो हर रोज एक नया बच्चा जन्म लेता है, तो ये एक पैगाम है कुदरत की तरफ से कि मैं तो अभी दुनिया से मायूस नहीं हुआ। तो मेरा रब जब तक है मैं पुरुमीद हूँ। मुसलमान वैसे भी मुश्किल में घबराया नहीं करता, ये कायद आज़म ने फरमाया। तो मायूसी के बाद आप उठ नहीं सकते, उम्मीद जो है वो आपको उठाए रखती है। तो कवसना शजर से उम्मीदें बाहर रख, बस इतनी सी बात है कि मेहनत और जुस्तजू और इखलास का दामन मत छोड़िए। ये तीन चीजें अगर आपके पास होगी तो दुनिया आपके कदमों में होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमजद साकिब साहब, अखुवत फाउंडेशन के बानी हमारे साथ मौजूद थे। अहमद शाह साहब, आर्ट्स काउंसिल के सदर हमारे साथ मौजूद थे और दोनों को एजाज़ात से भी नवाजा गया। बिल्कुल, दोनों का हम शुक्रिया अदा करेंगे और अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी बोल के जायके में। तो देखते रहिए, दुनिया बोल है रमजान स्पेशल। वेलकम टू बोल के जायके। और आज भी मैं शेफ मायदा के साथ मौजूद हूँ और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ हैं और आज आपके लिए ट्रीट है। और वो ट्रीट ये है कि रेसिपी एक दो नहीं तीन रेसिपीज़ हैं जो आज हमने आपको सिखानी है और आपके दस्तरखान की रौनक बनानी है, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे और आप उसको ट्राई करेंगे और फिर आपकी तारीफ़ें जो होंगी ना, उसमें क्रेडिट आपको हमें भी देना पड़ेगा। तो अभी शेफ मायदा बता दें क्या बनाने जा रहे हैं। अच्छा सैरिश, आज हम बनाने जा रहे हैं तीन चीज़ें, जिसमें हमारे पास जो है वो पास्ता भी है, डिज़र्ट भी है और ड्रिंक भी हमारे पास है। सबसे पहले जो हम बनाने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं ब्रेड रसमलाई, जिसको हम कहते हैं ट्रेस लेचेस, 3 मिल्क केक भी कहते हैं उसको, ठीक है। और नॉर का वेजिटेबल मैक्रोनी हम बनाएंगे और जामे शीरी की हम ड्रिंक बनाएंगे जो कि स्ट्रॉबेरी से बनेगी। क्या बात है। स्टार्ट आप किससे ले रहे हैं? हम स्टार्ट ले रहे हैं ट्रेस लेचेस 3 मिल्क केक से हम स्टार्ट ले रहे हैं सैरिश, ताकि ये थोड़ा सा ये पकने के लिए हम इसको छोड़ेंगे, ठीक है। हमने दूध को जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको हमने बॉइलिंग पे रख दिया था ताकि थोड़ा सा ये एवोपोरेट हो जाए, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा ये ड्राई मिल्क पाउडर, जो कि हमने इलायची वाला लिया हुआ है। आप इसको प्लेन वाला भी ले सकते हैं और इसके अंदर इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके अंदर ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है जी, ठीक है जी। और जी हम इसके अंदर अब डालेंगे हमारा कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है। इसमें हम शुगर नहीं ऐड करेंगे, हम इसमें अच्छा, ये ड्राई मिल्क पाउडर था, ये ड्राई मिल्क पाउडर था इलायची वाला ड्राई मिल्क पाउडर, कार्डेमम मिल्क ड्राई था। और आपके पास अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप प्लेन ड्राई मिल्क ले सकते हैं जो कि वाइट कलर में होता है, और उसके साथ आप इलायची पाउडर यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 1/4। अच्छा, अब आप इसमें क्या डालेंगे? अब हम इसमें जो है वो हम कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। शुगर का हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे कंडेंस्ड मिल्क का। तकरीबन 200 ml जितना हम इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको 3 मिल्क केक क्यों कहते हैं? इसको 3 मिल्क केक इसलिए कहते हैं कि 3 तरह का इसके अंदर मिल्क यूज़ होता है। हमने इसके अंदर नॉर्मल मिल्क यूज़ किया, फुल फैट, ठीक है।
हमने इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है और हमने इसके अंदर जो यूज़ करेंगे वो हम इसके अंदर क्रीम यूज़ करेंगे एंड में, ठीक है। तो 3 तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हैं और ये बड़ा एक्सपेंसिव मिलता है मार्केट से, थ्री मिल्क केक, और बहुत टेस्टी होता है। अगर आप इसे घर पे बनाएंगे तो क्या ही बात है। तो आज हमने बड़ी ज़बरदस्त की रेसिपी आपके साथ शेयर की है और लिहाजा अपनी नोटबुक निकाल लें ख़वातीन जो हमें देख रही हैं और इसको नोट कर लें ताकि बच्चों को वो बना के दे सकें। जब तक मायदा इसको मिक्स कर रही हैं हम चार्ट पे बता देते हैं कि इसमें और कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। जी मायदा। ठीक है, हमने इसमें फुल क्रीम मिल्क लिया है 1 लीटर, कंडेंस मिल्क हमने 200 ग्राम लिया है, मिल्क पाउडर यूज़ किया है 2 टेबल स्पून, सेफ्रॉन मिल्क 1 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, ठीक है। कार्डेमम पाउडर 1 टीस्पून, चॉप पिस्ताशियोज एंड आलमंड 1 टेबल स्पून ईच, थिक फ्रेश क्रीम 200 ml लेंगे। ट्रेस लेचेस को हम असेंबलिंग करने के लिए इसमें ब्रेड स्लाइसिस यूज़ करेंगे। प्रिपेयर्ड रसमलाई मिल्क जो हम बना रहे हैं वो विप्ड क्रीम यूज़ करेंगे और टॉप हम करेंगे चॉप नट से, रोज पेटल से और जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है। चलें जी, ज़बरदस्त। इसका मतलब तो ये है कि ये रेसिपी तो झटपट बनने वाली है और इंग्रेडिएंट्स इसके बहुत मज़े के हैं और आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको। अब जनाब थोड़ा सा मैं अपने किचन के लवाजमात के हवाले से भी आपको बता देती हूँ। तो अक्सर नाज़रीन आपने देखा होगा कि हम लोगों के किचन्स में जो हमारे किचन की कैबिनेट्स होती हैं उनमें एक पुराना जार पड़ा होता है और उसमें हमारे चाय की पत्ती होती है जो हमारी अम्मियों को बड़ा अजीज़ होता है। तो लिहाजा इस बार लिप्टन लेके आया है एक स्पेशल जार जो कि एक तोहफा है अम्मियों के लिए, हमारे लिए, जो कि गोल्डन कलर का ये जार है खूबसूरत सा, जिसमें कि चाय को रखा जाएगा अब से। बड़ा लिमिटेड एडिशन है ये, रमज़ान में ये स्पेशल तोहफा है स्पेशली मदर्स के लिए जो कि बड़ा अपने सलीके के साथ अपने किचन में चीज़ों को रखती हैं। और कैबिनेट में हमेशा एक पुराना जार होता है जिसके अंदर हमारी चाय रखी होती है। तो लिहाजा इस बार लिप्टन हमारे लिए और अम्मियों के लिए तोहफा लेके आया। बड़ा खूबसूरत सा ये चाय का जार है और आपके किचन में होना ये बहुत ज़रूरी है, लिहाजा इसको लेके आएँ, इसको बाद में इस्तेमाल करते रहें चाय डालने के लिए और इसकी खूबसूरती से फ़ायदा उठाएं ताकि वो किचन में ना, कुछ लोगों को जो शौक़ होता है ना संवारने का अपने घर को, वो किचन में भी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें रखते हैं, भले वो बॉटल्स हों, भले वो किसी भी तरह के पॉट्स हों, सब कुछ उन्हें अच्छा चाहिए होता है, क्रॉकरी अच्छी चाहिए होती है। तो ऐसे में जो इस तरह के बॉक्सेस होते हैं वो भी प्यारे हों तो क्या ही बात है। और अगर जहाँ तक बात है चाय की, तो लिप्टन तो जनाब हमेशा जब आप पियेंगे बड़ा प्यारा आपको गोल्डन कलर मिलता है और इसकी चाय का जो जायका है वो मेरा नहीं ख्याल किसी और दूसरे ब्रांड में है। प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, जायके ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वाहिद एक लिप्टन ऐसा ब्रांड है कि जिसमें आपको ना मज़े के साथ साथ ना गोल्डन कलर मिलेगा परफेक्शन के साथ बार बार। जी मायदा। जी सहरिश, हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, फिर हम अपनी असेंबलिंग जब करेंगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ पर नॉर का वेजिटेबल पास्ता बनाने लगे हैं, ठीक है, जिसके लिए हमने थोड़ा सा पैन को प्रीहीट कर लिया है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे अपनी वेजिटेबल्स को सौते करने के लिए। ठीक हो गया, ठीक है। हम इसके इंग्रेडिएंट्स को भी देख लेते हैं पहले, ठीक है। हम इसमें, ठीक है जी, हम इसमें ऑयल डालेंगे, चॉप्ड गार्लिक। मैं चाहूँगी चार्ट भी दिखा दें नूर वेजिटेबल पास्ता का, ताकि हमारे नाजरीन जो हैं वो नोट कर लें कि इसमें रेसिपी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं। बताना शुरू करें फिर हम चार्ट भी दिखाते हैं। जी, चॉप गार्लिक हम यूज़ करेंगे, चॉप जिंजर यूज़ करेंगे, हम कैप्सिकम को लेंगे, कटिंग आपकी मर्जी है, आपने जो भी इसमें करनी है आप भले जूलियन कर लें, भले अपने मुताबिक कर दें, जो भी आपको बेहतर लगे। आप इसमें के अंदर कैरेट लेंगे, आप इसमें कैबेज लेंगे, स्प्रिंग अनियन लेंगे, नॉर का चिली गार्लिक केचप, आप इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस यूज़ करेंगे, आप इसके अंदर केचप भी यूज़ कर सकते हैं। हम सोया सॉस लेंगे, ऑयस्टर सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चिकन पाउडर और बॉइल्ड मैक्रोनी हम इसके अंदर डालेंगे। चार्ट भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। आप उस पर से भी कोई अगर इंग्रेडिएंट मिस हो गया है तो आप वहाँ से देखकर भी आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ग्रॉसरी स्टोर से मंगवा लें और आराम से जनाब अपनी इस रेसिपी को आप घर में रेडी कर लें। में रेडी कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। हमने इसके अंदर जो है वो गार्लिक को डाला, ठीक है। हम इसको सिर्फ चंद सेकंड के लिए गार्लिक को हम सौते करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे। सबसे पहले जब तक आप वेजिटेबल्स सौते कर रही हैं तब तक मैं अपने नाज़रीन को बता दूं कि इस दफ़ा लाइफ बॉय जनाब हमारे लिए लेके आए ख़ास लिक्विड सोप, और उसकी खासियत ये है कि देखिए ये 1 ड्रॉप और ये 2 ड्रॉप्स मैंने सिर्फ यूज़ किए हैं। क्या इसकी खुशबू है, आप इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जनाब आपको ना 100 टाइम्स मोर प्रोटेक्शन देता है विद इन 10 सेकेंड्स, यानी कि 10 सेकेंड्स में आपके हाथों से सारी डर्ट उतर जाती है, ऑयल उतर जाता है, स्मेल चली जाती है।
और अच्छी सी खुशबू आती है विद इन 10 सेकेंड्स। तो अपने इस रमज़ान लाइफ बॉय लाइए और अपनी खुशियों को महफूज बनाइए लाइफ बॉय इस्तेमाल करके। तो ये मैंने आज आप लोगों को बताना था, लिहाजा इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी खुशबू कितने मज़े की है। और किचन में ये जब हो ना तो बार बार जिन लोगों को हाथ धोने की आदत होती है वो बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो भाई खुशबू भी आ रही है साथ मज़े की। जी, तो हमने इसमें वेजिटेबल्स को डाला है, हमने सिर्फ सौते करना है, इसको पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना, जस्ट हम सौते करेंगे इसको कुछ सेकंड के लिए। सही, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो चीज़ डालेंगे वो हमारा है नॉर का चिली गार्लिक सॉस। ठीक है, हम इसके अंदर ये ऐड करेंगे थोड़ा सा। और नॉर की तो भाई रेंज है एक ना, पूरी वैरायटी ऑफ सॉसेस और स्टॉक्स, नूडल्स, और ये इतना ज़बरदस्त ब्रांड है कि क्विकली कुछ भी बनाना हो ना तो इनकी चीज़ें बहुत काम आती हैं। ऐसे ही है सैरिश, और आप इसमें केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हमने वेजिटेबल को सौते किया है तो आप नॉर का चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने इसको जो है वो चिकन का फ्लेवर देना है। ठीक है, हम वेजिटेबल पास्ता बना रहे हैं इसलिए हमने इसमें यूज़ नहीं किया। हमने केचप डाला, थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, चिली गार्लिक सॉस, सॉरी। अब हम इसके अंदर जो चीज़ें ऐड करेंगे वो हम यूज़ करेंगे सिरका, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जितना हम इसमें सिरका डालेंगे। हम इसके अंदर जो है वो ऑयस्टर सॉस यूज़ करेंगे। अगर ऑयस्टर सॉस नहीं भी है आपके पास तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना ऑयस्टर सॉस डालेंगे। सही। हम इसके अंदर अब डालेंगे लाइट सोया सॉस जो नॉर्मली घरों में मौजूद होता है। अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस नहीं है तो आप सोया सॉस की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। सोया सॉस तो आई थिंक सो इस रेसिपी की जान है और आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे अगर आप ऑयस्टर सॉस नहीं डालेंगे तो। ठीक है, हमने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना सोया सॉस डाला। हम इसको थोड़ा सा जो है वो सॉस को थोड़ा सा ड्राई हो जाए। हाँ। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो अपने मसाले डालेंगे वो हमारे पास है चिकन पाउडर। ठीक है, हम इसमें चिकन पाउडर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितना। हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट हम कम डालेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन पाउडर यूज़ किया है, उसमें भी सॉल्ट होता है। ठीक है, और सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, ऑयस्टर सॉस में भी सॉल्ट होता है, तो आपने सॉल्ट को एहतियात से डालें। 1/2 टीस्पून जितना हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। ठीक है, अब हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा सॉस ड्राई हो जाए। ज़बरदस्त। और जनाब हमारे किचन में ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें मौजूद हैं जिनमें हमने आपको दिखाया है कि मैंने ना बार बार हाथ धोने का, सफाई का पूरा इंतज़ाम रखा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ मेहमान आ गए ढेरों ढेर और आपको ये टेंशन है कि मेड भी छुट्टी पे है, बर्तन कौन वॉश करेगा, तो वो डिश वॉशिंग कोई इशू नहीं है अगर आपके पास लेमन मैक्स का लिक्विड सोप मौजूद है। जस्ट 1 to 2 ड्रॉप्स आप डालेंगे और आपके बर्तन है कि बस धुलते जाएंगे। ये देखिए, जस्ट 1 एंड ये देखिए ये सेकंड ड्रॉप, और इससे आपके बर्तन इतने से सोप से धुलते जाएंगे। 3x मोर टाइम्स ये आपकी ग्रीस को कट करेगा। कितनी भी चिकनाई हो डिश वॉशिंग होती जाएगी, झाग बनता जाएगा। लिहाजा लेमन मैक्स बार हो या लिक्विड सोप हो, ये दोनों आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपने मैक्रोनी भी डाल दी? हमने इसके अंदर मैक्रोनी डाल दी है क्योंकि ये वेजिटेबल पास्ता है तो हमने इसमें वेजिटेबल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ठीक है, हमने इसके अंदर मैक्रोनी को डाल दिया। बस ये हमारा पास्ता रेडी है। हम थोड़ा सा इसको हल्की आंच पे छोड़ेंगे, तब तक हम अपना फ्रेश लेसेस की तरफ, जो हमारा 3 मील केक है उसकी असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। ये हमारा, जब तक आप उस तरफ आएंगी मैं एक बार फिर से बता दूं कि हमारे इस रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं इनमें आपने 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है, गार्लिक आपने लिया चॉप्ड, और चॉप्ड आपने इसमें जिंजर डाला है, कैप्सिकम डाली है, भले आप जूलियन कट कर लें, कैरेट डाला है, कैबेज डाली है, स्प्रिंग अनियन डाला है, नोर की चिली गार्लिक सॉस डाली है, सोया सॉस डाली है, ऑयस्टर सॉस डाली है, विनेगर डाला है, काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, चिकन पाउडर डाला है, और बॉइल्ड मैक्रोनी इसमें डली। और हम लोगों की ये पास्ता जो है, ये नोर का वेजिटेबल पास्ता, ये बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल रेडी है, झटपट सी रेसिपी है ये। ठीक है, आपने इसको चिकन का फ्लेवर देना है तो आप नॉर के चिकन क्यूब को डाल ही देते हैं। हम इसको ऐसे ही डाल देते हैं जल्दी। चलिए जी, वेरी गुड। बस अब हम इसके ऊपर जो गार्निश करेंगे वो स्प्रिंग अनियन से करेंगे। आपने स्प्रिंग अनियन को कुकिंग के वक्त पे नहीं डालना है, वो आपकी पूरी रेसिपी का फ्लेवर ख़राब कर देगा। सही हो गया। ठीक है जी, ये हमारा रेडी हो गई एक रेसिपी। अब जो है वो हम आएंगे यहाँ पर अपना ट्रेस लेचेस की तरफ। ठीक है जी,
अब हम जो इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़ वो हमारा है, हमने यहाँ पर इसको थोड़ा सा ठंडा किया है। ठंडा करने के बाद हम इसमें तकरीबन 200 ग्राम जितनी हम इसमें क्रीम डालेंगे, ठीक है, तकरीबन हाफ पैकेट जितनी। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। सही, ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे करना है कि इसमें बिल्कुल एक जैसा हो जाए, लम्स ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। हम इसको मिक्सिंग करेंगे। सही, इसमें कुछ लोगों के पास ना वो विस्क होता है, विस्क से बहुत इजीली हो जाती है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग होगा, ठीक है। हम यहाँ पर मिक्स करते हैं इसको जल्दी जल्दी। अच्छा, जो ट्रेस लेचेस की असेंबलिंग में जो है वो स्पंज केक यूज़ होता है ओरिजिनली, ठीक है। हम यहाँ पर जो है वो ब्रेड से बना रहे हैं, आप ऑल्टरनेट ब्रेड से भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है और इंस्टेंट आपके घर में अवेलेबल होता है। कोई मेहमान आ जाए तो आप जल्दी से उसको बना सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, वैसे मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये वाला केक आप बना रही हैं, मैंने इससे पहले कभी ना खुद ट्राई किया ना कभी मैंने ये बहुत किसी अच्छा और को घर में बनाते देखा है। ये बहुत अच्छा बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर जब तक थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ते हैं तो हम यहाँ पर अपनी असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं। हम यहाँ पर ब्रेड को लेंगे, ठीक है, वाइट ब्रेड हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। हमने इधर ब्रेड लिया, ठीक है, 2 स्लाइसेस हमने ब्रेड के लगाए यहाँ पर। आपने इसको पूरे को कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर आप इधर ब्रेड लगाएंगे, ठीक है। साइड्स को आपने कट कर देना है क्योंकि वो हार्ड होती हैं। आपने ब्रेड लगाया, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मिक्स कर देंगे। हमारे पास सही, ठीक है, चलें जी। वैसे हम इसको एक चीज़ और भी कर सकते हैं मायदा, अगर आप चाहें इसको बिल्कुल करना, हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड भी कर सकते हैं, हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, ताकि हमारा जल्दी से टाइम सेव हो जाए। अभी हम विस्कर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। अच्छा मायदा, इसमें देखिएगा वो चले, ये हम यहाँ पर इसको चले जी, थोड़ा सा जितनी हमें इसकी ज़रूरत है हम उतना इसको ब्लेंड कर लेते हैं, ठीक है जी। इतनी हमें ज़रूरत है, हम इसको जल्दी से ब्लेंडर में डालते हैं। मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। और ये पता है, ये किचन में ये चीज़ें तो खैर चलती रहती हैं, अगर विस्कर मौजूद नहीं है या आपके पास ब्लेंडर मौजूद है। चले जी, वेरी नाइस, ये बन गया। हम यहाँ अच्छा, अब आप इसको डालेंगी अभी कुछ और करना है इसमें? ये लीजिए, नहीं, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे हम इसको पोर करते हैं, ठीक है, ऊपर इसके। सही, ठीक है, हमने यहाँ पर थोड़े से नट्स डाले हैं। सही सही सही। अच्छा, इसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ये क्योंकि सोक करेगा पूरा ब्रेड इसको, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो दोबारा से हम इसकी लेयरिंग करेंगे ब्रेड की। सही, वेरी नाइस। हम दोबारा से इसकी लेयरिंग करेंगे यहाँ पर, और आपने इसको मिल्क को थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालना है। द रीज़न इज के आपका जो है वो ब्रेड सोक करेगा। असल में आज हम थोड़ा सा क्विकली इसलिए भी बना रहे हैं कि हमारी भी एक रेसिपी बाकी है और टाइम चूंकि यू नो हमारे पास शॉर्ट ही होता है, तो जल्दी जल्दी हम इसको कवर करते हैं। अच्छा मायदा, मैं चाह रही हूँ जब तक आप इसकी असेंबलिंग ये कर रही हैं, इसकी गार्निशिंग असेंबलिंग, तब तक हम अपने नाज़रीन को बता दें कि हमने इसमें क्या क्या डाला है। इसमें जनाब हम लोगों ने डाला है ये ब्रेड, इसको रसमलाई भी कह रहे हैं, ट्रेस लेचे भी कह रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने फुल क्रीम मिल्क लिया है जो कि 1 लीटर था, और इसमें कंडेंस मिल्क डाला है 200 ग्राम्स, मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून, सेफ्रॉन मिल्क इसमें 1 टेबल स्पून है, कार्डमन पाउडर इसमें 1 टेबल स्पून है, मिल्क भी आप ले सकते हैं, और चॉप पिस्टेचोज और आलमंड्स हैं वो भी 1 टेबल स्पून है, और थिक फ्रेश क्रीम इसमें डाली है, और तकरीबन 10 से 12 ब्रेड के स्लाइसेस हैं इसके अंदर, और प्रिपेयर्ड रसमलाई मिल्क है, विपिंग क्रीम है, और उसके अलावा जो रोज़ पेटल्स या फिर सेफ्रॉन स्टैंड्स हों, चॉप नट्स हों, कुछ भी आप इसके ऊपर से डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर जो है वो हमारी विपिंग क्रीम जो है जो हमने पहले से विप करके रखी हुई है, हम उसकी गार्निशिंग कर देंगे यहाँ पर। गार्निशिंग का नंबर आपको अच्छे मिलने वाले हैं आज। थैंक यू। बहुत ही, अब देखें ना, घर में बनी हुई चीज़ से अच्छी कोई चीज़ हो सकती है कि आप बजाय इसके कि मार्केट से इतना महंगा ये परचेज करें और बच्चों के लिए लेके आएँ, झटपट हमने आधे घंटे में घर में रेडी कर लिया, बस को फ्रिज में रखना है और बच्चों ने इसको खूब इंजॉय करके खाना है। आपने इस पर नट्स डाले, ठीक है, जितने भी नट्स आपको पसंद है आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। हमने नट्स डाले और अब हम इसको ठंडा करके इसको खाना है। तकरीबन 1-2 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रखेंगे, फिर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। क्या बात है, ठीक है जी। अब हम अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हम यहाँ पर इसको चले, मैं मायदा के साथ साथ हेल्प भी करा रही हूँ, सफाई निस्फ ईमान है। हम इसको यहाँ पर
वॉश कर लेते हैं जग को, क्योंकि तीसरी रेसिपी भी जो हमारी है वो ब्लेंडर में ही बनेगी। वो शेक है, बेरीज शेक हम बनाने जा रहे हैं, जो कि जामे शीरी से बनेगा। सही, ठीक है। चलिए, उसके लिए हम लेंगे बेरीज। ठीक है, हम उसमें बेरीज डालेंगे। स्ट्रॉबेरीज आप कोई भी बेरीज यूज़ कर सकते हैं। हम उसके अंदर मिल्क डालेंगे, तकरीबन 1 कप जितना मिल्क लेंगे उसके अंदर। सही, ठीक है। हम इसके अंदर जो डालेंगे, अब करशी की जामे शीरी डालेंगे। ठीक है, हम कोई एडिशनल शुगर इसके अंदर यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्या बात है। ठीक है जी, हमने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 जामे शीरी, द मोस्ट रिफ्रेशिंग ड्रिंक ऑफ पाकिस्तान। और कोई भी मौसम हो, कैसे भी हालात हो, अगर ये आपके फ्रिज में मौजूद है तो भले गर्मी हो, घबराहट हो, किस तरह की भी तबीयत ख़राब हो रही हो, अगर आप ये पी लेना तो मेरा ख्याल है कि आपको इतना रिफ्रेशिंग सा एहसास होता है किसी दूसरे ड्रिंक को नहीं है। जब तक कि हमारा ब्लेंड हो रहा है, जल्दी से हम यहाँ से चीज़ों को रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी। चलें जी मायदा, आपका ये ब्लेंड हो गया। ये हमारा जो है वो बेरी मिल्क शेक जामे शीरी से जो हमने बनाया है वो रेडी हो गया है। चलें जी, मैं बता देती हूँ आपने इसमें क्या क्या डाला एक बार फिर से। 2 कप्स इसमें मिल्क के हैं और चार्ट भी सामने आ रहा है स्क्रीन पे। 4 टेबलस्पून जामे शीरी है, 2 टेबलस्पून शुगर है, शुगर आपकी मर्जी आप डालें या ना डालें। 1 कप बेरीज है और बेसिल सीड्स हैं इसमें 1.5 टेबलस्पून। और आइस अगर आप डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल लें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ज़बरदस्त। ये हमारी तीनों रेसिपीज जो हैं वो रेडी हैं यहाँ पर। ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है कि झटपट जो भी ये बना के खाना चाहता है उसने नोट कर लिया होगा। और वो ख़वातीन जो हमें सुन रही हैं और बच्चों को कुछ मज़े का बना के देना चाहती हैं, वो लाजमी इसको ट्राई कीजिए। अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको शक्ल से पता चल रहा है कि मायदा ने जनाब वाकई मेहनत की और बड़ी अच्छी ये तीनों रेसिपीज़ बनाई हैं। कैमरामैन एक बार फिर दिखा दें, ये तीनों हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो रेडी हैं। और ये बड़ा मज़े का अफ्तार है, जिस किसी को मीठा बहुत पसंद है ना उसके लिए तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फीडबैक हमें देना है। दुनिया बोल है, बोल के जायके रमज़ान स्पेशल, आप उसमें जाइए यूट्यूब पे और वहाँ पर जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, हम कंसिडर करेंगे। और फीडबैक देना भूलना नहीं है आपने। हम लाजमी आपके बातों के जवाब देंगे और मुझे और मायदा को अब आपने इजाज़त देनी है और ये आपने रेसिपीज़ लाजमी ट्राई करनी है। अब वापस चलते हैं मुदस्सिर इकबाल के पास। वेलकम बैक। दुनिया बोल है और बोल के जायके से वापस आ चुकी हैं इस वक्त सैर जुहेब। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त इफ्तार की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। मुखय्यर हज़रात की जानिब से इस्लामाबाद में भी इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है, तो वहीं मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में इफ्तार दस्तरखान सज गया है। आली झा इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से। बिल्कुल आली झा, बताइएगा यहाँ पर कैसी रौनक देख रहे हैं आप, कैसे एहतमाम किया जा रहा है इफ्तार का? रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जारी और सारी है। इस बाबरकत महीने की सादतें सब समेट रहे हैं और दीगर महीनों की निस्बत दिल खोल कर यहाँ पर लोग एहतियात देते हैं, लोगों को इफ्तारी कराते हैं। इस वक्त मैं मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के बाहर मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ के मरकज़ी मुंतज़िम मौजूद हैं। यहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों लोग इफ्तार करते हैं, सहर का भी इंतज़ाम किया जाता है। बहुत बाइज़्ज़त तरीके से लोगों को बिठाकर यहाँ पर इफ्तारी करवाई जाती है। इन्हीं से जानते हैं, सर बताइएगा किस तरह यहाँ पर इंतज़ाम किया जाता है, लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी इफ्तारी का अहतमाम किया जाता है और फिर यहाँ पर उनके लिए रमज़ान में ख़ुसूसी पैकेज भी दिया जा रहा है राशन का, फिर आगे ईद के लिए भी अहतमाम किया जा रहा है। तो ओवरऑल तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब किया जाएगा। रहमतुल आलमीन मस्जिद के इर्द गिर्द बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े बड़े प्लाजे हैं और इनमें काम करने वाले बड़े ही सख्त मुस्तहिक अफराद मौजूद हैं। उनके लिए मोहब्बत का पैगाम मस्जिद रहमतुल आलमीन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तकसीम करती है। ये दस्तरखान लगा है, इफ्तार दस्तरखान है, वरना ये रोज़ाना दस्तरखान दोपहर का होता है। अंदर क्लिनिक है, मेडिसन है और शोबे हैं। रमज़ान पैकेज यहाँ से दिया जा रहा है। जो मुस्तहिक अफराद हैं, बेवा हैं, यतीम हैं, लाचार हैं, जिनकी टांगें कटी हैं, डायलिसिस में हैं या शुगर के ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ हैं, उनके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2700 बच्चे और 600 बेवाओं को यहाँ से पैकेज दिया जा चुका है या दिया जा रहा है। ये उस पैकेज में कपड़े भी शामिल हैं, राशन भी शामिल है, नकदी भी शामिल है और सबसे बढ़ के स्वीट भी शामिल है। अच्छा, तो सर ये जो सिलसिला है ये पूरे रमज़ान इंशाल्लाह जारी रहेगा? ये इंशाल्लाह रमज़ान में जारी रहेगा। इस 29 रमज़ान को इस तरह होगा कि मस्जिद रहमत लिल आलमीन के सामने और उसके सहन में 700 पैकेट रखे जाएंगे जो गिफ्ट पैक होंगे, जिसमें उन बेवाओं और यतीमों के लिए राशन भी होगा, उसके साथ कस्टर्ड,
सवैयाँ और उसके साथ खीर मिक्स भी होगी और साथ उनकी ईदी भी होगी। यानी कि ईदी भी उनको दी जाएगी जी। जो फितराना है उसको हम एक ऐसा निज़ाम में बदल देंगे जिससे मुआशरे में इन मुस्तहिक अफराद के लिए मोहब्बत ही आम हो। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे। मैं चाहूँगा अमीन भी थोड़ा सा आगे आए और दिखाएं कि किस तरह यहाँ पर अफ्तार का अहतमाम किया जा रहा है। फल काटे जा रहे हैं, फ्रूट चाट बनाई जा रही है, साथ में चावल भी हैं, खजूर भी है। तो ये जो लोग यहाँ पर आएंगे अफ्तार करेंगे उनके लिए अफ्तारी की तैयारी जो है वो जारी है। यहाँ पर देख रहे हैं आप किस कदर बड़े अच्छे अंदाज में, मुनज़्ज़म अंदाज में चीज़ों को तैयार किया जा रहा है और मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में लोगों के लिए अलीजा आप हमें आगाह कर रहे थे। और ये इस्लामाबाद के अब पेशावर चलते हैं। बिल्कुल, पेशावर चलते हैं। वहाँ पर रोज़ादार अफ्तारी की तैयारी में मसरूफ़ हैं, लोग मुख्तलिफ इक़साम के पकवान ख़रीद रहे हैं। वहाँ पर नुमान इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हमने जानना है कि भाई चटखारेदार क्या ऐसा मिल रहा है जो लोग, नवाब शेर बल्कि बताएंगे कि वहाँ पे क्या ऐसा जो लोग खाना चाह रहे हैं अफ्तार में। नवाब शेर बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में भी रोज़ादार अफ्तारी के लिए तैयारी में मसरूफ़ है और मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान जो है वो अफ्तारी के लिए ख़रीद रहे हैं। लेकिन पेशावर का जो पेड़ा कचा वो स्पेशल है और उसके बग़ैर जो है वो पेशावर में अफ्तारी का तस्वर ही नहीं किया जाता। हर दस्तरख्वान की जीनत होते हैं ये चटखारेदार पेड़ा कचालू जो कि बड़े शौक़ से ख़रीदे जाते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि कितना रश लगा हुआ है और शहरी जो है ये चटखारेदार पेड़ा कचालू ख़रीद रहे हैं। शहरियों से भी इस हवाले से बात करते हैं। जी चाचा बताइए, अफ्तारी की तैयारी किस तरह जारी है और ये पेड़ा कचालू बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है? जी जब रमज़ान आता है, आमद होती है उसकी, तो जब इंसान रोज़ा रखता है तो बाज़ार में आता है तो हर चीज़ खाने को दिल करता है। लेकिन उसमें एक नुमाया ये कचालू पेड़ा है जो ये काफ़ी टाइम से ये मतलब है यही काम कर रहे हैं और माशाल्लाह सब भाई मशहूर हैं, इसमें पॉपुलर है कचालू पेड़ा वगैरह में। और ये भी एक डिश है ऐसी कि इसको ना लेकर जाओ तो मज़ा नहीं आता, कि खानों की डिशों में एक डिश ये भी होनी चाहिए। और मैं सबसे कहता हूँ लोग लेते हैं शौक़ से। अभी तो कम रश आपको नज़र है, इससे भी ज़्यादा रश होती है इसके ऊपर। लेकिन इंसान है, गांव से कोई छुट्टी होती है तो नहीं आते, तो वरना इतनी रश होती है कि आप खुद देख लेते इसका। और ये इनका ख़ानदानी कारोबार है ये, और माशाल्लाह A1 कचालू पेड़ा पेशावर का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो रोज़ादार चटखारेदार पेड़ा कचालू ख़रीद रहे हैं जो कि 12 मसालों में बने हुए थे, जबकि इसमें सिरका, मिर्चें और दीगर जो अशिया जो है वो डाले जाते। तो यही वजह होती है कि ये काफ़ी चटखारेदार होते हैं और शहरी जो है इसको नवाब शेर पेशावर में तो जनाब कचालू से आज अफ्तारी होने जा रही है और इतना रश पेड़ा कचालू पे नजर आ रहा है। बहरहाल कराची में बात कर लेते हैं। माह रमज़ान के आगाज़ से हम देख रहे हैं कि कराची में ताजरों और कमिश्नर कराची के दरमियान ठन सी गई है। पहले हुकूमती रेट लिस्ट के मामले पर गहमा गहमी देखने में आई, तो अब जा बजा कमिश्नर की टीम की जानिब से ताजरों पर जुर्माने की वीडियो सामने आ रही है। इसमें बड़ा ही अजीब सा मामला है कि अवाम ये चाहती है कि उन्हें सस्ता आटा मिले, और जब उनको सस्ता आटा मिल रहा है तो ये कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं ये बाकायदा यहाँ पर फोर्सफुली चाह रहे हैं कि जो रेट वो तय कर रहे हैं उस पर आटा आवाम को मिले। तो रऊफ साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। रऊफ भाई बताइएगा ये क्या माजरा है, क्या ये बड़ी अजीब सी बात है कि सरकार का काम है कम रेट पर आवाम को सामान मिले, यहाँ पर सरकार आप कह रहे हैं कि जी वो कह रही है कि महंगे दामों में। देखिए असल मसला ये होता है कि जब असिस्टेंट कमिश्नर, जाहिर सी बात है पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुख्तार कार पढ़ा लिखा है, वो बोलते हैं जी प्राइस लिस्ट नहीं लगी हुई, हमें CCTV कैमरे से हम आपको TV पे देते हैं आपको, जिसमें आवाज़ भी है बाकायदा, प्राइस लिस्ट भी लगी हुई है। अब मुझे वो आके पूछता है, उनको पूछ रहा है, वो बता रहा है, बयान भी दे रहा है वो, जिस पे जहाँ छापा पड़ा है कि जी मैं 115, तो बोला 123 है प्राइस लिस्ट। मुझे आप बताएं अक्ल सलीम है कोई कि जब 123 अगर लिखा हुआ और 115 में सस्ता बेच रहा है, उसमें चालान आप किस खुशी का करेंगे? पहले आप ये मुझे बता दें, क्या अगर इनकम टैक्स वालों का ये डोमेन में आता है कि जी आपके बिल बताएं, आपका गोदाम कहाँ, आपका फला कहाँ, ये एक हरासमेंट का माहौल है। जब जाहिर सी बात है ये बाज़ार में पैनिक सिचुएशन ये हुई कि अगर हम उनको बचाते नहीं तो वो सारी मार्केट पीछे लगी हुई है कि सस्ता बेचना क्या गुनाह है। वो इस तरह 4000-5000 दुकानें हैं और जाहिर सी बात को मैंने उनको डिफेंस दिया है, उसका कोई भी मतलब ये समझें कि उनको गाड़ी रोक के तामुल से निकाला। कार्य सरकार में मदाखलत कर रहे हैं ना काम। आप बात को आप गाड़ी के बोनट पे आ गए हैं। बोनट आप अगर ये ऑफिशियल गाड़ी है सरकारी, माने मेरी बात, और अगर फर्ज करो अगर उनको मैं ना रोकता तो वो तो पीछे भाग रहे थे, वो नहीं तो कोई हादसा हो जाता। तो मैं अगर 65 ईयर्स का हूँ, अगर बोनट पे बैठ भी गया तो गाड़ी तो नीचे नहीं दब जाएगी। उनको समझाया कि भाई इनको निकालना है इधर से ताकि ये बलवा ना हो जाए।
हम ये चाह रहे थे कि दुकानें नहीं बंद करनी है, दुकानें भी खुली रखें ताकि सप्लाई बैंड ना हो। अब मुझे आप बताएं कि एक तो ये आटे की रेट हो गए। अब मैं आपको एक बात कहूँ कि आटे पे आज तक अमल दरामद कुछ हुआ है? ब्रेड आपकी क्या सस्ती हुई है कि आपके बेकरी सस्ती हुई हैं? जो आटा अभी 123 रुपये का था उसको तकरीबन मैंने आवाज़ उठाई अल्लाह रब्बे करीम ने, तो आज 115 रुपये 2.5 नंबर आटा, और फाइन आटा 130 है, जिस पे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात आज भी हैं। जो मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि जब आप इसको रेट को उठा लें कि गरीब आदमी आटा कितने में ले रहा है, और आप ये समझ लें उनकी कोस्टिंग बना के दी है मैंने, ये मेरे पास कोस्टिंग भी है, अगर आप कैमरे पे दिखाना कितने में आप बताइए, वैसे बताइए। या मैं आपको बता देता हूँ कि देखें इस पे अभी 5-5 रुपए किलो कम होने चाहिए आटे में अभी भी, यानी उनको नफा देने के बावजूद 6 रुपया प्रॉफिट किलो पे, इसके बाद भी 5 रुपए और कमी होनी चाहिए। जो 115 का 2.5 नंबर, ये जो मामला हुआ ये किस चीज पर हुआ? आटे पे हुआ? आटे पे हुआ है ना। अच्छा, इसको पूरा कंप्लीट होने दें। फाइन आटा जो 130 का उन्होंने मुकर्रर किया, हम बोलते 125 कर दें, 5 और घटाएं। और ये जो रोटी है, मैं फ्लोर मिल मालकान से भी दरख्वास्त करूंगा टीवी के तौर से कि अगर आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है तो थोड़ा कम मार्जिन करें और इसको 5-5 रुपए और किलो कमी करें। 30 रुपए की रोटी है, गैस है नहीं आपके पास, है कहीं गैस है कहीं करो? नहीं, वो तो वो रोटी ले रहा है ना बेचारा मजबूर होके, और अकड़ी भी खा रहा है बेचारा, अकड़ी भी खा रहा है और उसकी बजट ही नहीं कर सकता आप पूरा। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये एक्स मिल रेट है वो भी एक तय है, कैसे होलसेलर्स जो हैं वो सस्ता कैसे बेच रहे थे? क्या कुछ आटा को जाली है, आटा कम है, सस्ता क्यों बेच रहे हैं? देखें आप कैसे अपने पल्ले से तो नहीं बेच सकते? अच्छा आपने सवाल किया। गंदुम के रेट थे 100 रुपए करीब, फिर 98 हुए, 96 हुए, फिर 90 रुपीज हो चुके हैं गंदुम के रेट, कम हुए। तो फ्लोर मिल मालकान ने भी रेट कम किए, तो ये गुनाह तो नहीं है ना, फ्लोर मिल वालों को भी गुनाह नहीं है और ना होलसेलर का गुनाह है ये। तो ये जाके अफेक्ट तो रिटेल पे करता है ना। रोटी 30 रुपए की है तो आज तक उसको कम क्यों नहीं किया गया भाई? पेड़ा जो बनता है वो बोलते हैं 100 ग्राम का है, हत्ता कि वो 80 ग्राम, तकरीबन 80-85 ग्राम, 80-85 ग्राम का है। आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं, अंधेर नहीं है। अच्छा, आप बेकरी का स्लाइस, जो अंडा स्लाइस भी खाते हैं लोग, तो आप मुझे बताएं वो खा सकता है इतनी महंगा? आप मुझे बेकरी के कोई भी आप बिस्किट वगैरह उठाएं, उस पर चैलेंज है आज तक? अच्छा, 1 रुपए की चीज वो 10 रुपए में बेची। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि अभी आपने ये सारा बता दिया और 115 पे बिक रहा था, चालान मिल गया और 123 वगैरह था रेट होना चाहिए था। मैं जो आटा अपने घर में अपने इस्तेमाल के लिए लेके आती हूँ, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अच्छा वाला भरपूर फाइबर के साथ चक्की का आटा हो, और वो आटा मैं 900 रुपए का 5 किलो लेके आती हूँ। मेरा ख्याल है फिर आप भी कोई मेरा ख्याल डिफेंस से ऊपर इलाके में रहती है। मैं ये देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है लेके आती हूँ। आप यूरोप में हैं? फिलहाल तो पाकिस्तान में ही हूँ, लेकिन मैं अगर हाँ जी, मैं आपको रसीद दिखाने को तैयार हूँ। देखिए, आप बात कर रही हैं कि चक्की का आटा भी आज तक 160 में बिक रहा है। कोई पूछने वाला है इस मुल्क के पाकिस्तान में या कराची में? कोई पूछ सकता है? मुझे आप बताएं, चीनी जब आप ये रोज चालान कट रहे हैं, रोज मिलियन रुपीज में, यानी किसी का करोड़ रुपए इस बाजार से जा रहा है, कहीं कहां से, मुझे आप बता दें कि कमिश्नर साहब ने एक ऐलान किया कि अब एक मिल 3 रुपए ऊपर बेची जाएगी होलसेल वालों को, ठीक है, और रिटेल पे 6 रुपए होगा। अब वो क्यों 3 रुपए एक मिल से ऊपर है कि 2.5 रुपए किराया, 2 रुपए 50 पैसे किराया और 50 पैसे प्रॉफिट, 50 पैसे प्रॉफिट हक है। अब आप मुझे बताएं कि इसके रेट जब मुकर्रर किए गए 123 लिखे हुए आ रहे हैं, हत्ता कि ये 131 की एक मिल से है और 134 में बिकनी चाहिए, उस पे चालान क्यों फाड़े जा रहे हैं? नोटिफिकेशन आज तक नहीं निकला, सिर्फ जबानी कलामी कहा गया कि रऊफ साहब ये आप ऐलान कर दें। हमने ऐलान कर दिया और आज तक जुर्माने भुगत रहे हैं। लेकिन अभी हम रऊफ भाई कोशिश कर रहे हैं, कमिश्नर साहब से हमारा राब्ता हम कर रहे हैं, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस वक्त जो बात आप कर रहे हैं और जो अवाम इस वक्त परेशान है कि भी सस्ता आटा उनको मिल रहा है, क्यों नहीं उनको तो है कि कमिश्नर लेवल पे भी मौकिफ आए कम से कम के मामलात ये जो है इस तरह से क्यों हो रहे हैं। लेकिन मैं अभी तक वहीं रऊफ साहब वहां रुका हूं। अगर अब जब तक आप काउंटर नहीं लेंगे, हाँ, मेरी बात की क्या तस्दीक है? आप काउंटर लेना, हम तो यही इसी वजह से चाह रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात आपसे मैं कहता हूं कि एक भी आदमी है, ये अगर कोई शॉपिंग करने जाती हैं या कुछ लेने जाती हैं,
तो एक आदमी कहता है बहन आप मेरी, ये 10 रुपए की चीज़ है, मैं आपकी खातिर दे दूंगा, कोई बात नहीं, रमज़ान महीना है। लेकिन वो बोलेगी जी आप 8 रुपए में दो, नहीं दे सकेगा ना दुकानदार आपको, कोई भी कुछ नहीं दे सकता। दालों में हमने ये 9 दिन, ये मेरे जूते हैं ना, अब मेरा ख्याल नए आएंगे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, मुझे रोज 10 मिनट पहले बुला लिया गया, जी आप आ जाएं आ जाएं आ जाएं। 9 मीटिंग हुई, 9 मीटिंग रमजान के महीने में। मैं आपसे ये कहता हूँ कि उन्होंने कहा जी इंपोर्ट इनवाइस मंगा दें दालों की, इंपोर्ट होती हैं 80% दालें, जाहिर सी बात है उसकी इनवाइस मंगाई गई। मैंने कहा आप इसका 3 महीने का डेटा लें ताकि आपको कुछ समझ आए। उन्होंने डेटा लिया, उसके बाद नील बटा सन्नाटा। मैंने कहा जी आप 20 रुपए से 40 रुपए कम कर रहे हैं, 35 से 40 करोड़ रुपया कराची का रोजाना का नुकसान बांधा जा रहा है। क्यों? कि उनको डर और खौफ दहशत हो चुकी है, वो भाग रहे हैं कि हमारा चालान होगा, हमारा। भाई कहां से पूरा करेंगे वो लोग? आप खुद तो बताएं, एक चीज आती नहीं है, बिकेगी कैसे? सही बात है। तो फिर ये कैसे सस्ती चीज बेचती? अगर कोई चीज आ नहीं रही है, मैं ये कह रहा हूं ना कि जब कोई चीज भी सस्ती नहीं बेचने चाह रहे, दुकानदार भी, होलसेलर्स भी, इंपोर्टर्स भी, सब लोग, तो यहाँ ये मामला क्यों हो गया अचानक सस्ती चीज बेचने का? आप मेरी बात सुने, जहां गंदम इंपोर्टेड आ रही थी सही, उसके रेट कम हो गए, बिल्कुल ठीक है, बात है, हमारी फसल भी है मार्च में, ठीक है, वो तो अटैच हो गए। अब दूसरी बात भी आपने अच्छी कही कि देखें इंपोर्टेड जब दालें आती हैं या चावल आते हैं, उसके भी करेक्शन होते हैं रेट, एग्जैक्टली, ऊपर और नीचे होते, एक रेट कभी भी नहीं रहते, कहीं भी नहीं रहते, दुनिया में नहीं होते। जब आप इंपोर्ट बेस्ड कंट्री हैं ही, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप मुझे बताएं कि इनको बताया गया कि सर इसकी इंपोर्ट प्राइस लें, इसके ऊपर दाल की कॉस्टिंग क्या आती है, और आप होलसेल में हम रेट टू रेट बेचने को तैयार है, फिर क्या जुर्माना बनता है मेरा भाई? सही बात है। जब इसका मैकेनिज्म तो आपने बनाना है ना। अब वो बोलते हैं जी स्टेक होल्डर मैं भी हूँ और दूसरे भी हैं, उनको तो नहीं बुलाया गया। 4 रुकनी कमेटी कहाँ बनी थी, हमें तो इल्म नहीं है। उन्होंने प्राइस लिस्ट अनाउंस कर दी। प्राइस लिस्ट अनाउंस होने से पहले जाहिर सी बात है स्टेक होल्डरों को शामिल करना था ताकि ये पैनिक सिचुएशन नहीं होती। सही। और मुझे ये बताइएगा, आपने जिस तरह भी हम राब्ता कर रहे हैं, कमिश्नर साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, हम चाहते हैं उनका मौकिफ आए, आप लोगों ने जब जब उनसे बात की है तो उन्होंने आपको क्या मौकिफ दिया? हमारे को यही मौकिफ दिया है कि बस फिक्र ना करें, मैं इसकी समरी को साइन करवाता हूँ, बस यही बात हो रही है। मैं वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब, मुराद अली शाह साहब, शर्जील इनाम मेमन मेरे प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने मेरा ख्याल है वो था ARY का, उन्होंने डायरेक्ट बात हुई थी, उन्होंने कहा जी अब इसको अमल दरामद करवाएंगे और कोशिश करेंगे दुकानदारों का नुकसान ना हो। मैं मुराद अली शाह साहब और शर्जील इनाम मेमन और हमारे सूबाई वज़रा जितने भी हैं जो देख रहे हैं, और कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, और मैं वफाक में वज़ीर आज़म से भी कहूँगा, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारे 200 रुपये की चीनी हुई थी, मेरा ख्याल आप भी उसी प्रोग्राम में थे, तो माशाल्लाह उन्होंने एक बहुत बड़े बड़े इक़दाम उठाए, ज़राअत पे भी इक़दाम उठाए। अब तो गवर्नमेंट आ चुकी है, अब इम्प्लीमेंट का टाइम है। हमें ये सोचना है इस मुल्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। एक गरीब आदमी, मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, 1 सेकंड के लिए अगर आप दें मुझे, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि ये गरीब आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ये यहाँ बैठा हुआ है, इसके पास नॉर्मल सैलरी 25 से 30 हज़ार मिलती है, आप यहाँ माने या ना माने, या किसी को बहुत अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी तो 50,000 60,000 रुपये। आप मुझे बताएं, गैस का बिल चलो नॉर्मल लगा ले 1000 रुपये, बिजली का बिल आप कुछ भी कर लेंगे, 2 पंखे भी चलाएगा तो 5000 आएगा, कपड़ा वगैरह लेगा महीने में सिर्फ सबका सिर्फ 500 रुपये का मैं लगा रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ दवाई लेगा तो 1000 रुपये तो किसी गरीब आमना जामना होगा ना लोगों का। स्कूल वो नहीं पढ़ सकता 3000 में, मैं आपको बता रहा हूँ। किराया घर का नहीं दे सकता, इसका जो फिगर बनता है, और आटा सिर्फ 30 रुपये की रोटी लेता है, 360 रुपये की पर डे की रोटी होती है, 3 टाइम की, 21,000 रुपये की रोटी होती है, 53,000 का ये स्टेटमेंट बनता है इनका गरीब का, जिसमें मैं ये आपको कहता हूं कि लम्हा फिक्र ये आ रहा है कि एक कपड़ा उतारता है मर्द और दूसरा पहनता है। लेडीज का भी यही आलम है, स्कूल बच्चों से फारिग हैं आप, लेकिन उसमें फिर भी ये कहते हैं सब कि ये जो आप ताजर हैं, चाहे वो दुकानदारों की सूरत में हो या होलसेलर्स की सूरत में, वो ठीक अमीर हो रहे हैं। एक जो तनख्वाहदार तबका है ना, वो तो तनख्वाह ले रहे हैं फिक्स, आप वो कह रहे हैं आप अमीर हो रहे हैं। जब से कोविड वाला मामला है, दुकानदार उन्होंने रेट्स अपनी मनमानियां की है, वो अमीर किसी ने पूछा ही नहीं। देखिए मैं आपको बात बताऊं,
जब आप पूछने वाला नहीं होगा तो जाहिर सी बात है सब यही होगा। लेकिन आप ताजिर बरादरी में ये भी मैं आपको बता दूं 90% लोग 25 भी बिल्कुल है, 5% तो हर जगह ऐसे गंदे लोग होते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में ले लेंगे, सियासतदानों में ले लेंगे, ऐसे तो हर जगह होता है। इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि यार वो गलत है। मैं सिंध गवर्नमेंट का भी कह रहा हूँ कि अच्छे सही से ज्यादा मुनाफा जो है ना वो शायद बहुत ज्यादा बढ़ गया हर चीज में। मैं आपको बता, चलेगी चीज 10 रुपए में आके सारिफ तक पहुंचेगी वो 18 रुपए। देखिए मैं आपको एक बात कहूं, जो पाकिस्तान तकरीबन 26 करोड़ की आबादी है, ये एलिट क्लास आप कितने समझते हैं? 10,000 होंगे एलिट क्लास जो इस पे हुकूमत कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो गरीब आवाम तो 26 करोड़ है, लेकिन उन गरीबों के लिए कहीं सोचा गया है? ये ट्रांसफर कैसे होता है? 10,000 एलिट क्लास अशरफ या बहुत बड़ी, उसके बाद मिडल आते हैं, फिर इसके नीचे आते हैं, एक सिस्टम बन जाता है। जब वो सिस्टम बनता है सिस्टम को तो ठीक करना तो है। वो ठीक करने के लिए मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी यूं दरखास्त करूंगा मौदबाना कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सर वो एक्शन ले रहे हैं तो आप नाराज हो जाते हैं, जुर्माने कर रहे हैं तो वो नाराज हो जाते हैं। करने तो देना आप। मैं आपको ये बोलता हूँ, मुझे नाराजगी क्यों होगी? आप अगर अभी आप चलें और आप बोलें कि यार मैं 10 रुपए की चीज है, ये मैं हर जगह ब्रांड इसका यही है, और कोई बोले जी मैं 8 रुपए की, तो मैं बोलूंगा वो नहीं देगा आपको, बोलेगा मैं 8 रुपए की तो नहीं बेच सकता। सही। लेकिन चले यहाँ जो मामला था इसमें तो मुदस्सिर आटा कम कीमत में बेच रहे थे। अभी भी अगर मैं फ्लोर मिल मालकान से दरखास्त करूंगा कि 5-5 रुपए अभी और गुंजाइश कम कर दे। चले जी, अल्लाह करे कि वो भी कम करे और ये रिलीफ जो है आवाम तक जाना चाहिए। मैं रऊफ भाई आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप यहाँ पर हमारे पास तशरीफ लाए और इस मुद्दे को आपने बयान किया खुल के। वक्त चूंकि अब खत्म हो चुका है, मुझे मुदस्सिर को इजाजत लेनी है। आपने हमें दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें रोजे में भी दुआ दीजिएगा कि अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए, इन गरीबों के लिए अल्लाह ताला उनके दिलों में डाले कि गरीबों के लिए भला सोचें। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही हम इजाजत लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।